अब देखो, आपने पी प्लांट के अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वो देख लिए। अब प्रीवियस वीडियो की बात को ध्यान करिए थोड़ा सा। आपको मैंने बताया था कि मेंडल ने अपने जो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर, उन सारे हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स उसने ऑब्टेन किए थे, उन रिजल्ट्स को लेकर वो वरुण सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने गया। वरुण सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को उसने अपने सारे रिजल्ट्स प्रदान किए और उस सोसाइटी ने उनको अपनी जो एनुअल्स, उनकी जो वो निकलती थी न्यूज़पेपर, उसके अंदर उन्होंने उसमें प्रिंट करवा दिया। किस टाइटल के थ्रू? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट्स, इस टाइटल से उसमें उस सोसाइटी ने उनको प्रकाशित करवाया था अपने न्यूज़पेपर में। अब उस टाइम पर उनके जो ये इनहेरिटेंस के लॉस थे, ये रिजल्ट्स थे, इनको नेग्लेक्ट कर दिया था। दीज रिजल्ट्स आर नेग्लेक्टेड बाय दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी के द्वारा इन सारे के सारे रिजल्ट्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया और मेंडल को जो फेमसिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। यानी कि मेंडल इन इनहेरिटेंस के जो लॉज दिए थे, इनके लिए उसे सम्मानित होना चाहिए, उसे ऑनर मिलना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी उसकी मेहनत जो थी उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब देखो, मेंडल की जो डेथ थी वो 6 जनवरी 1884 को हो गई। डेथ कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 को हो गई। अब उसके काफ़ी समय बाद इन रिजल्ट्स को अगेन डिस्कवर किया गया था। यानी कि मेंडल के जो ये लॉज थे, इनको रीडिस्कवर किया गया। इनको क्या किया गया? रीडिस्कवर किया गया। और 3 साइंटिस्ट से, जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में, अपने अपने अलग अलग देशों में रहकर और इसी पी प्लांट पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंट से वही रिजल्ट्स ऑब्टेन किए जो रिजल्ट्स मेंडल ने सबमिट कर दिए थे वरुण सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि विच साइंटिस्ट रीडिस्कवर द मेंडलिज्म। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के जो नियम हैं उनकी रीडिस्कवरी की? तो यहाँ पर देखते हैं, लगभग 35 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर्स इसके जो इनहेरिटेंस के लॉ थे वो नेग्लेक्टेड रहे। और 35 ईयर्स के बाद जब इन साइंटिस्टों ने इनको रीडिस्कवर किया, तब जाकर मेंडल को ऑनर मिला। लेकिन तब तक मेंडल इज डेड, तब तक वो मर चुके थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। यानी कि मेंडलिज्म का मतलब होता है मेंडल के जो लॉज थे इनहेरिटेंस के, उनको किसने रीडिस्कवर किया। इसके लिए 3 साइंटिस्ट थे और 3 साइंटिस्ट के नाम मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ। हॉलैंड के हुगो दी व्रीस, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया। तो देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के लॉज गिवन बाय मेंडल वर neglected
वर नेग्लेक्टेड फॉर अबाउट 35 ईयर्स। पैंतीस साल तक इनके नियम जो थे वो नेग्लेक्ट पड़े रहे, उनको किसी ने नहीं देखा। लेकिन हुगो दी व्रीज कहाँ के थे? द हुगो दी व्रीज ऑफ हॉलैंड, दी हुगो दी व्रीज ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड के तो कौन है? हुगो दी व्रीज। कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी, दूसरे कौन थे? कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कौन थे भाई साहब? कार्ल कोरेंस। और एरिक वॉन शेरमक कहाँ थे? ऑस्ट्रिया के। एंड एरिक वॉन शेरमक ऑफ ऑस्ट्रिया। तीनों साइंटिस्ट अलग अलग देश के हैं ना, तीनों साइंटिस्ट अलग अलग देश के हैं। री डिस्कवर ऑस्ट्रिया, इसके बाद लिखेंगे री डिस्कवर्ड मेंडल्स लॉ। चलो इस वर्ड को मैं हो सकता है यहाँ से दिख नहीं रहा हो। री डिस्कवर्ड मेंडल्स लॉ, rediscovered Mendel's laws in 1900 while working। और काम कहाँ इकट्ठा होके काम थोड़ी किया था इन्होंने, while working separately। सेपरेटली, अलग अलग काम करते हुए इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1900 में मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को रीडिस्कवर किया। कितने साल बाद? 35 ईयर्स लेटर, बाद में। ठीक है ना, क्योंकि इनकी मेंडल ने जब खोज कर दी तो 35 साल तक ये नेग्लेक्टेड पड़े रहे। लेकिन ये कब चर्चा में आए? ये कब चर्चा में आए? जब इन तीनों साइंटिस्टों ने अलग अलग कंट्रीज़ में रहकर अपने हाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट थे उनके थ्रू जो रिजल्ट्स निकाले, वो रिजल्ट्स एज इट मेंडल्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही थे। इसलिए इसके बाद मेंडल को इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए ऑनर्ड किया गया। ठीक है ना, और उसके बाद ही मेंडल को बोला जाता था फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद से क्या बोला जाता है मेंडल को? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है ना, तो ये तीन साइंटिस्ट हैं बेटा, इन तीनों साइंटिस्टों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं और इनके नाम आपको इनके कंट्री सहित ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद बात करते हैं हम कुछ वर्ड्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जिनको बोलेंगे हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, और ये जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी होती है ये हमारे काम में आने वाली है। जब मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे उस टाइम पर हम उसके एग्जांपल्स लिखेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, वो हमारे लर्न होनी चाहिए। इसलिए कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ, आपको ध्यान से उन टर्म्स को समझना है। तो देखो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी।
जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना। इसमें मैं पहला वर्ड ले रहा हूँ बेटा, पहला वर्ड है मेरे पास जीन। जीन की डेफिनेशन क्या है, जीन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो जीन किसे बोलेंगे, द फैक्टर दैट कंट्रोल्स ए कैरेक्टर्स इन इज कॉल्ड जीन्स। द फैक्टर दैट कंट्रोल्स एक कैरेक्टर, वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। द फैक्टर दैट कंट्रोल्स ए कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन, इज कॉल्ड जीन। और जीन जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया, जॉनसन ने। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो, जॉनसन ने डिस्कवर किया था किसको, जीन को। जॉनसन गेव द नेम जीन चाहे सीधे लिख दो, इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने इसको डिस्कवर किया था। सेकंड जो टर्म है वो क्या है, एलिलोमॉर्फ या एलील। सेकंड टर्म है वो, उसको क्या बोल रहे हैं हम, एलील। ठीक है ना। ये एलील क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव ए फॉर्म ऑफ जीन विच कंट्रोल्स ए कैरेक्टर। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर, which controls any one character। देखो जीन के अल्टरनेट्स होते हैं, जीन के पास दो अल्टरनेट होते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, ये एक जीन हो गया, इस जीन के दो अल्टरनेट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों अल्टरनेट। ठीक है ना। और ये दोनों जो अल्टरनेट हैं, ये दोनों के दोनों अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये एक अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ये दूसरे वाले को करेगा, क्योंकि ये इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह भी आपको दिखाई दे सकता है। ये अगर टॉल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो ये ड्वार्फ कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जीन के अल्टरनेट हो गए दोनों। ठीक है ना। और इन दोनों अल्टरनेट्स में से एक लक्षण को कंट्रोल करता है, इज कॉल्ड एलील। इज कॉल्ड एलील। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, टॉल कैरेक्टर, अभी मैंने बताया था ना, टॉल कैरेक्टर कंट्रोल्स बाय ए जीन कौन से, कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ कंट्रोल्स बाय स्मॉल टी। अगर ये दोनों एक ही एलील्स में प्रेजेंट है तो
यहाँ में टॉल कैरेक्टर तो कौन कैपिटल टी कंट्रोल कर रहा है और ड्वार्फ कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्मॉल टी। ठीक है ना। थर्ड टर्म्स है होमोजाइगस। थर्ड क्या है टर्म, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं, देखो अगर ये क्या हो गए, एलील है ना, इनको तो बोल रहे हैं एलील। अगर ये दोनों एलील सेम है, अगर ये दोनों एलील सेम है तो हम देखेंगे होमोजाइगस एलील। सेम को मतलब ये होनी चाहिए या तो बड़ी बड़ी टी होनी चाहिए या छोटी छोटी टी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो लिखेंगे when both alleles of a gene are similar, when both alleles of a gene are similar। ठीक है ना। अगर दोनों जीन कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो द कंडीशन इज नोन एज सिमिलर। द कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ मैं, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या है, होमोजाइगस, दोनों जीन सिमिलर है। और चौथे नंबर पर यहीं लिख दूँ मैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होंगे, जब ये दोनों जो एलील्स के जीन हैं ये डिसिमिलर हो जाएं। व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, द कंडीशन is called heterozygous। और इसके लिए आप एग्जाम्पल देखो, दोनों डिसिमिलर कर दो, हो गए दोनों डिसिमिलर, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। और यहाँ पर देखो ये सेम थे ये सेम थे, तो जहाँ सेम है वहाँ तो होमोजाइगस, जहाँ डिसिमिलर है सेम नहीं है वहाँ पर हेट्रोजाइगस। ठीक है ना। फिनोटाइप क्या होता है, नेक्स्ट टर्म्स है हमारे पास फिनोटाइप। फिनोटाइप किसको बोलेंगे, ठीक है ना। फिनोटाइप बोलते हैं हम बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए इंडिविजुअल्स। एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होता है, बाहर से दिखाई देने वाले जो लक्षण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। किसी भी प्राणी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको जो एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि बाहर से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बाहर से लक्षण कौन से दिखेंगे, जैसे शेप, साइज, कलर, ठीक है ना, शक्ल, सूरत, ये सब बाहर से दिख रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उस ऑर्गेनिज्म में अंदर कोई खराबी है या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई उसका ऑर्गन खराब है, नहीं पता ना। ये किससे पता लगेगा, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर से पता लगेगा, ठीक है ना, जेनेटिक स्ट्रक्चर से। लेकिन फिनोटाइप केवल क्या बताएगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस को बताएगा। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप।
इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब देखो एक टर्म और लिख देता हूं मैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। ये आ गई उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसकी जो आनुवांशिक संरचना होती है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होती है, उसको देखकर आपको उसके जेनेटिक जीनोटाइप निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये टर्म्स हैं बेटा, इसी तरह की टर्म्स और भी हैं और उन टर्म्स को भी यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा। आप इन टर्म्स को यहाँ पर फटाफट से नोट कीजिए। जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, एलील और जीन, 6 टर्म्स यहाँ पर मैंने नोट किए हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट टर्म नोट करते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी का पॉइंट है 7 नंबर, वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। ये मैं बता रहा था आपको जब आपने प्लांट्स के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोट किए थे कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं। दोज कैरेक्टर विच एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन फर्स्ट जनरेशन, ऐसे लक्षण जो अपने आप को पहली पीढ़ी में दिखा देते हैं वो तो डोमिनेंट होते हैं, और जो कैरेक्टर अपने आप को पहली पीढ़ी में नहीं दिखा पाते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। ठीक है ना? डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। तो डोमिनेंट के बारे में लिखते हैं, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, द characters which express itself in F1 जनरेशन। जो करेक्टर अपने आप को कहाँ पर एक्सप्रेस कर देते हैं? F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं, उनको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। अब देखो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो नेक्स्ट टर्म ले लेता हूं मैं रिसेसिव कैरेक्टर की। बिल्कुल इसके अगेंस्ट, अपोजिट, इसकी जो डेफिनेशन है जस्ट इसकी अपोजिट है। जस्ट अपोजिट क्या होगी बताओ? डज नॉट एक्सप्रेस्ड द कैरेक्टर्स विच डज नॉट express itself in F1 generation is called recessive कैरेक्टर। जो पहली पीढ़ी में अपने आप को नहीं दिखा पाएंगे वे कौन हो जाएंगे? रिसेसिव हो जाएंगे। भाई दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर ध्यान में आ जाने चाहिए। जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में पहली पीढ़ी में अपने आप को दिखा देंगे यानी कि एक्सप्रेस कर देंगे वे तो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये सिर्फ एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं बल्कि इसकी जगह पर आप ये भी ध्यान रखें कि ये नष्ट नहीं होते हैं।
ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये डैमेज नहीं होते हैं, ये सेफ रहते हैं, बट रिसेसिव रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सेकंड जनरेशन में हो सकता है ये एक्सप्रेस कर दे, सेकंड जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और करते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें बेटा यहाँ पर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड। सच टाइप ऑफ क्रॉस, such type of cross in which single contrasting character is considered। यानी कि केवल एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस कराना है, केवल एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या कराना है, क्रॉस कराना है, ठीक है ना। ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया हो, चाहे वो टॉल हो, चाहे वो ड्वार्फ हो, चाहे वो और कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कॉमा लगा के लिख दो, इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 10 नंबर टर्म में डाई हाइब्रिड क्रॉस लिख देता हूँ साथ में। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो। डाई का मतलब क्या हो गया, दो। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड। जहाँ पर आपने सिंगल लिखा है वहाँ पर आप दो कर दो, डबल कर दो या टू लिख दो, ठीक है ना। तो सेम वही डेफिनेशन हो जाएगी, सच टाइप ऑफ क्रॉस in which two contrasting characters are considered। is called डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या बोलेंगे आप, डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है ना। एक टर्म और लिख देता हूं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। सेम है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, सेम टू सेम है, ऐसे लिख दो। केवल सिंगल की जगह क्या रखो, 2, और अब 2 की जगह क्या लिख देंगे, 3, ठीक है ना। सच टाइप ऑफ क्रॉस in which 3 contrasting एस नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स
आर कंसिडर्ड इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या हो गया ये? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना। तो देखो कुछ सारी डेफिनेशन ऐसी हैं कि एक अगर हमको याद होती है तो उसके साथ दूसरी ऑटोमेटिकली हमको लर्न हो जाती है। आ रही ना बात समझ में? तो देखो आप ढंग से इनको, और जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी और भी बची हुई है, इस टर्मिनोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। तो टिल देन ओके।